नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम 13 फरवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग और इकोनॉमिक अपडेट्स को कवर करेंगे। इसमें आरबीआई के नए ड्राफ्ट डायरेक्शंस और नीति आयोग की रिपोर्ट्स शामिल हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हम हर एक पॉइंट को डीप में और आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई के नए ड्राफ्ट डायरेक्शंस पर यह सवाल बहुत क्रिटिकल है। इसे ध्यान से पढ़िए। With reference to the draft Reserve Bank of India, Commercial Banks Responsible Business Conduct, Amendment Directions, 2026, released on 11th February 2026, consider the following statements regarding operational mandates. 1. The directions explicitly prohibit the use of dark patterns in digital interface designs that mislead customers. 2. Commercial banks are mandated to ensure that telemarketing calls are made only between 9 a.m. and 6 p.m., unless explicitly authorized by the customer. 3. Banks must establish a mechanism to seek feedback from customers within 30 days of the sale of any financial product to ensure understanding of features and risks. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। चलिए अब इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। पहले बैंक या उनके एजेंट किसी भी वक्त कॉल कर देते थे, जिससे कस्टमर्स परेशान होते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट डायरेक्शंस में बदलाव किया है। सबसे पहले डार्क पैटर्न्स को बैन किया गया है। डार्क पैटर्न्स वो डिजाइन ट्रिक्स होती हैं जो आपको ऐसी चीज पर क्लिक करवा देती हैं जो आप नहीं करना चाहते, जैसे कि इंश्योरेंस का बॉक्स पहले से टिक होना। दूसरा बड़ा बदलाव है टेलीमार्केटिंग का टाइम। अब बैंक आपको सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो यह रूल का वायलेशन है। सिर्फ अगर आपने स्पेसिफिकली हाँ बोला है तभी वो कॉल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फीडबैक का। जब भी कोई प्रोडक्ट बिकेगा तो बैंक को 30 दिन के अंदर आपसे पूछना होगा कि क्या आपको टर्म्स समझ आए हैं। यह इसलिए किया गया है ताकि मिस सेलिंग को रोका जा सके। एग्जाम में अक्सर लोग टाइमिंग में गलती करते हैं। याद रखिए कि यह 9 से 6 है, ना कि 9 से 5। अगर मान लीजिए किसी बैंक का एजेंट आपको रात 8 बजे लोन के लिए कॉल करता है तो यह अब इल्लीगल है। आरबीआई का मकसद साफ है कि कस्टमर को हरासमेंट से बचाया जाए। यह सारे रूल्स जुलाई 2026 से लागू होने की बात कही गई है। तो यह तीनों स्टेटमेंट पूरी तरह सही हैं। अगले सवाल में हम देखेंगे कि अगर मिस सेलिंग साबित हो गई तो बैंक को क्या करना होगा। ये सवाल मिस सेलिंग की पेनल्टी और टाइमलाइन पर है। इसे गलत मत करना। With reference to the implementation timeline and remedial measures proposed in the draft Reserve Bank of India, Commercial Banks Responsible Business Conduct, Amendment Directions, 2026, consider the following statements. 1. The directions are proposed to come into effect from 1st July 2026. 2. If a case of mis-selling is established, the bank is required to refund the entire amount paid by the customer for the product. 3. The directions allow banks to bundle third-party products, like insurance, with loans without explicit consent if the loan amount exceeds Rs 10 lakh. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C.
Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। चलिए अब इसके लॉजिक को डिकोड करते हैं। स्टेटमेंट 3 में कहा गया है कि 10 लाख के ऊपर बंडलिंग अलाउड है। यह एक ट्रैप है। आरबीआई ने कंपलसरी बंडलिंग को पूरी तरह प्रोहिबिट किया है। चाहे लोन का अमाउंट कितना भी हो, बैंक आपको लोन के साथ इंश्योरेंस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। ये रूल्स 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। यह डेट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि अगर मिस सेलिंग प्रूफ हो गई तो क्या होगा। इस केस में बैंक को पूरा पैसा रिफंड करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कस्टमर को कोई लॉस हुआ है तो उसका कंपनसेशन भी देना होगा। पहले बैंक सिर्फ सॉरी बोलकर काम चला लेते थे, लेकिन अब फाइनेंशियल लायबिलिटी फिक्स कर दी गई है। यह रिफंड पॉलिसी इसलिए लाई गई है ताकि बैंक अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए गलत प्रोडक्ट ना बेचें। मान लीजिए आपने एक एफडी कराने गए और आपको यूलिप पॉलिसी थमा दी गई। अगर आप यह साबित कर देते हैं कि आपको मिसगाइड किया गया था तो बैंक को आपका पूरा प्रीमियम वापस करना पड़ेगा। एग्जाम में याद रखिए कि बंडलिंग पर 0 टॉलरेंस है। कोई भी प्रोडक्ट बिना एक्सप्लिसिट कंसेंट के नहीं चिपकाया जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अगले सवाल में हम किसान क्रेडिट कार्ड के नए नियमों और लिमिट को समझेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। यह एग्जाम में जरूर आएगा। With reference to the draft revised guidelines for Kisan Credit Card (KCC) scheme released by the RBI in February 2026, consider the following statements regarding the structural changes to the scheme. 1. The tenure of the Kisan Credit Card (KCC) limit has been proposed to be extended from the current 5 years to 6 years. 2. The guidelines propose a standardized crop season cycle of 12 months for short-duration crops and 18 months for long-duration crops. 3. Expenses related to technological interventions like soil testing and weather forecasting are now eligible for finance within the existing 20% limit for maintenance of farm assets. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। चलिए केसीसी के इस नए अवतार को समझते हैं। केसीसी स्कीम का मकसद किसानों को आसानी से क्रेडिट देना है, लेकिन बार बार डॉक्यूमेंटेशन करना एक हेडेक था। इसलिए आरबीआई ने अब केसीसी लिमिट का टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का प्रपोजल दिया है। यह एक बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरा पॉइंट है, क्रॉप सीजन का अलग अलग बैंक अलग टाइमिंग फॉलो करते थे, अब इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 12 महीने और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 18 महीने का साइकिल होगा। यह रीपेमेंट और एनपीए क्लासिफिकेशन में क्लैरिटी लाएगा। तीसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। आजकल खेती में सॉइल टेस्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग का यूज बढ़ गया है। पहले इसके लिए लोन में जगह नहीं थी। अब आरबीआई ने कहा है कि जो 20% का एक्स्ट्रा लिमिट मिलता है मेंटेनेंस के लिए, उसी में आप इनटेक खर्चों को भी जोड़ सकते हैं। एग्जाम में यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या इसके लिए अलग से लिमिट मिली है। जी नहीं, यह उसी 20% के अंदर है। मान लीजिए एक किसान ड्रोन से दवाई छिड़कना चाहता है तो उसका खर्चा अब केसीसी से कवर हो जाएगा। यह एग्रीकल्चर क्रेडिट को मॉडर्नाइज करने की तरफ एक बड़ा कदम है। इसलिए यहां तीनों स्टेटमेंट सही हैं। रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग कंडक्ट पर यह आखिरी सवाल है। पेनल्टी वाले पॉइंट को ध्यान से देखें। With reference to the Draft Reserve Bank of India, Commercial Banks Responsible Business Conduct
Amendment Directions 2026 released on 11th February 2026 consider the following statements regarding the public consultation process and data points. 1. The draft directions were released for public feedback with a submission deadline of 4th March 2026. 2. The directions propose that if a bank funds the purchase of a product from loan proceeds without explicit consent, it must refund the amount and pay a penalty of 10% of the loan value. 3. The directions explicitly state that consent for multiple products, example loan plus insurance, cannot be clubbed together in a single click or signature. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ओनली 1 एंड 3। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 2 में क्या गड़बड़ है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि 10% की पेनल्टी लगेगी। यह फिगर गलत है। आरबीआई ने रिफंड और कंपनसेशन की बात तो कही है, लेकिन ड्राफ्ट में कोई फिक्स्ड 10% का आंकड़ा नहीं दिया गया है। एग्जाम में ऐसे स्पेसिफिक नंबर अक्सर ट्रैप होते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट 1 पर। पब्लिक फीडबैक की डेडलाइन 4 मार्च 2026 रखी गई है। यह डेट फैक्चुअल है और सही है। स्टेटमेंट 3 सबसे क्रिटिकल है। इसे कहते हैं अनबंडलिंग ऑफ कंसेंट। बैंक अक्सर एक ही फॉर्म पर साइन लेकर लोन और इंश्योरेंस दोनों चिपका देते थे। अब आरबीआई ने कहा है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग सिग्नेचर या अलग टिक बॉक्स होना चाहिए। आप एक ही क्लिक में सब कुछ क्लब नहीं कर सकते। इसे डार्क पैटर्न का ही एक रूप माना गया है। मान लीजिए आप होम लोन ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए आपको अलग से हाँ करना होगा। यह कंसेंट आर्किटेक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि उसमें पेनल्टी का अमाउंट मनगढ़ंत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एसबीआई ने मार्केट कैप में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। यह डेटा पॉइंट रट लीजिए। With reference to the major market capitalization milestone achieved by a public sector bank on 11th February 2026, consider the following statements. 1. State Bank of India, SBI, overtook Tata Consultancy Services, TCS, to become India's fourth most valuable listed company by market capitalization. 2. The market capitalization of SBI stood at approximately rupees 10.92 lakh crore, surpassing TCS, which was valued at roughly rupees 10.52 lakh crore. 3. This is the first time a public sector bank has entered the top 3 most valuable companies list, displacing HDFC Bank. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। चलिए एसबीआई की इस छलांग को एनालाइज करते हैं। 11 फरवरी को एसबीआई ने टीसीएस को पछाड़ दिया और इंडिया की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। यह बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। स्टेटमेंट 2 में दिए गए आंकड़े बिल्कुल सही हैं। एसबीआई का मार्केट कैप 10.92 लाख करोड़ के पार चला गया, जबकि टीसीएस 10.52 लाख करोड़ पर रह गई। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3 क्यों गलत है। स्टेटमेंट 3 कहता है कि एसबीआई टॉप 3 में आ गया है। यह गलत है। एसबीआई चौथे नंबर पर है। टॉप 3 में अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल का दबदबा है।
पब्लिक सेक्टर बैंक का टॉप 5 में आना ही बड़ी बात है, लेकिन यह अभी टॉप 3 में नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी के टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू। जैसे जैसे बैंक का प्रॉफिट और आउटलुक सुधर रहा है, निवेशक इसमें भरोसा दिखा रहे हैं। एग्जाम में आपसे टॉप 4 का ऑर्डर पूछा जा सकता है। रिलायंस, फिर HDFC बैंक, फिर एयरटेल और अब SBI। TCS अब 5वें नंबर पर खिसक गया है, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। RBI ने डार्क पैटर्न्स और भ्रामक डिजाइन को पूरी तरह बैन कर दिया है। टेली मार्केटिंग कॉल सिर्फ सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच अलाउड है। मिस सेलिंग साबित होने पर बैंक को पूरा पैसा रिफंड करना होगा। KCC लिमिट का टेन्योर अब 5 साल से बढ़ाकर 6 साल होगा। SBI अब TCS को पछाड़कर देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगले सवाल में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का इस साल का थीम क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की थीम और फंडिंग पर यह सवाल है। थीम अक्सर एग्जाम में आती है। With reference to the launch of the Financial Literacy Week 2026 by the RBI and its impact on specific banks reported on 11 February 2026, consider the following statements. 1. The theme for Financial Literacy Week 2026 is KYC, your first step to safe banking. 2. The RBI sanctioned ₹1.97 crore under the Financial Inclusion Fund to banks including Fino Payments Bank and Northeast Small Finance Bank, Slice SFB, for conducting literacy camps. 3. The initiative focuses solely on urban cooperative banks to improve their compliance standards. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। चलिए देखते हैं इस साल का फोकस क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम है KYC यानी नो योर कस्टमर। यह सेफ बैंकिंग का पहला कदम है। RBI चाहता है कि लोग KYC के महत्व को समझें ताकि फ्रॉड से बच सकें। स्टेटमेंट 2 में एक स्पेसिफिक डेटा है। RBI ने फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड से 1.97 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। यह पैसा फिनो पेमेंट्स बैंक और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है ताकि वो दूर दराज के इलाकों में कैंप लगा सकें। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 कहता है कि यह सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। यह गलत है। इसका मकसद रूरल और अनबैंक्ड एरियाज को कवर करना है। इसमें पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का रोल बहुत बड़ा है। एग्जाम में थीम और फंडिंग अमाउंट दोनों पूछे जा सकते हैं। KYC अपडेट और फ्रॉड प्रिवेंशन अभी हॉट टॉपिक्स हैं, इसलिए RBI ने इस पर जोर दिया है। याद रखिए कि लिटरेसी वीक का दायरा बहुत बड़ा है, सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। अगले सवाल में हम रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनी नई टेक बॉडीज को देखेंगे। सहकार सारथी और NUCFDC में अंतर समझिए। यह एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। With reference to the new technological support structure for cooperative banks announced by the government on 11 February 2026, consider the following statements. 1. A new shared services entity, SSE, named Sahkar Sarthi, has been established to provide technological services specifically to rural cooperative banks. 2. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited, NUCFDC, has been set up as a non-deposit taking NBFC to act as an umbrella organization for urban cooperative banks. 3. The Sahkar Sarthi
initiative aims to reduce the cost of digital inclusion for urban banks by subsidizing their AEPS onboarding fees. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। चलिए इन दो नए स्ट्रक्चर्स को डिकोड करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार ने दो अलग रास्ते चुने हैं। पहला है सहकार सारथी। यह रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। इसका काम है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना ताकि गांव के बैंक भी डिजिटल हो सकें। दूसरा है NUCFDC। यह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो एक NBFC की तरह काम करेगा। स्टेटमेंट 3 में कहा गया है कि सहकार सारथी अर्बन बैंक्स की मदद करेगा। यह गलत है। सहकार सारथी का फोकस रूरल यानी पैक्स और DCCB पर है। अर्बन बैंक्स का जिम्मा NUCFDC का है। एग्जाम में नाम और डोमेन को मिक्स मत करना। सहकार शब्द से रूरल याद रखिए। इन दोनों इनिशिएटिव्स का गोल है कॉस्ट घटाना और सर्विस बढ़ाना। इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। अगले सवाल में हम UPI ट्रांजैक्शन में नाम दिखने के नए नियम को समझेंगे। UPI पेमेंट करते वक्त अब आपको निकनेम नहीं दिखेगा। यह फ्रॉड रोकने के लिए है। With reference to the Major Consumer Protection Directive issued by the National Payments Corporation of India, NPCI, in February 2026 regarding UPI transactions, consider the following statements. 1. NPCI has directed all UPI applications to display only the ultimate beneficiary name as recorded in the core banking system, CBAs, during peer-to-peer, P2P, transactions. 2. The directive explicitly bans the use of nicknames, aliases, or user-defined labels for beneficiaries to prevent impersonation fraud. 3. This new display norm applies only to transactions exceeding Rs 50,000. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। यह अपडेट हर UPI यूजर के लिए जरूरी है। अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपना नाम कस्टमर केयर या बैंक ऑफिशियल रखकर लोगों को ठगते थे। NPCI ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब जब आप किसी को पैसा भेजेंगे तो उसका असली बैंकिंग नाम दिखेगा जो बैंक रिकॉर्ड में है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। अब निकनेम्स या एलियास अलाउड नहीं है। आप खुद को पापा या ड्राइवर कहकर नहीं बचा सकते। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3। यह कहता है कि यह नियम 50,000 के ऊपर लागू है। यह गलत है। सिक्योरिटी का कोई प्राइस टैग नहीं होता। चाहे आप 10 रुपए भेजें या 1 लाख, यह नियम हर ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। इसका मकसद है इम्पर्सोनेशन फ्रॉड को जड़ से खत्म करना। जब भी आप पे बटन दबाएं तो स्क्रीन पर नाम जरूर चेक करें। यह रियल टाइम में CBS से फेच होगा। अगले सवाल में हम डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नए नियमों को देखेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब मैंडेटरी हो रहा है। बायोमेट्रिक्स को लेकर कंफ्यूज मत होना। With reference to the authentication mechanisms for digital payment transactions directions 2025, which are being prepared for implementation in 2026, consider the following statements. 1. The directions mandate that all digital payment transactions must be authenticated by at least 2 distinct factors, 2FA.
2. One of the authentication factors must be dynamic, unique to that specific transaction, such as an OTP or a dynamic QR code. 3. The new framework strictly prohibits the use of biometrics as an authentication factor. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। डिजिटल पेमेंट्स को सिक्योर बनाने के लिए आरबीआई ने ऑथेंटिकेशन के रूल्स टाइट कर दिए हैं। स्टेटमेंट 1 सही है। अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। सिंगल फैक्टर अब नहीं चलेगा। स्टेटमेंट 2 भी सही है। इन 2 में से एक फैक्टर डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक का मतलब है जो हर बार बदल जाए, जैसे ओटीपी या डायनामिक क्यूआर कोड। स्टैटिक पासवर्ड चोरी हो सकता है लेकिन ओटीपी सेफ रहता है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर। यह कहता है कि बायोमेट्रिक्स बैन है। यह बिल्कुल गलत है। असल में बायोमेट्रिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का यूज अलाउड है और इसे एनकरेज भी किया जा रहा है। तो 3 कैटेगरीज हैं, नॉलेज यानी पासवर्ड, पोजेशन यानी फोन, और इनहेरेंस यानी बायोमेट्रिक्स। इनमें से कोई 2 यूज करने हैं। एग्जाम में याद रखिए कि बायोमेट्रिक्स प्रोहिबिटेड नहीं बल्कि परमिटेड है। नए यूपीआई यूजर के लिए कूलिंग पीरियड और लिमिट्स पर यह सवाल है। With reference to the transaction limits for new UPI users, as reiterated in the 2026 guidelines, consider the following statements. 1. A user is classified as a new UPI user for a period of 24 hours after registering for UPI for the first time or changing their device SIM. 2. During this initial 24-hour period, the maximum transaction limit is restricted to Rs 5,000. 3. This restriction applies only to fund transfers, P2P, and does not apply to merchant payments, P2M, like shopping. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। यूपीआई फ्रॉड का सबसे कॉमन तरीका है सिम स्वैप या डिवाइस चेंज। इसे रोकने के लिए कूलिंग पीरियड का रूल है। अगर आप पहली बार रजिस्टर करते हैं या फोन बदलते हैं तो आप 24 घंटे के लिए न्यू यूजर माने जाएंगे। इस दौरान आप मैक्सिमम 5,000 रुपए ही भेज सकते हैं। यह लिमिट सेफ्टी बफर की तरह काम करती है। स्टेटमेंट 3 कहता है कि यह शॉपिंग पर लागू नहीं है। यह गलत है। अगर ऐसा होता तो फ्रॉडस्टर्स सिम चुराकर तुरंत शॉपिंग कर लेता। इसलिए यह रिस्ट्रिक्शन P2P और P2M दोनों पर लागू है। एग्जाम में लोग अक्सर सोचते हैं कि मर्चेंट पेमेंट फ्री है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में कोई छूट नहीं है। तो याद रखिए, नया डिवाइस मतलब 5,000 की लिमिट 24 घंटे के लिए। यह सिंपल रूल आपके पैसे बचा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम केवाईसी और सेफ बैंकिंग है। सहकार सारथी रूरल बैंक्स के लिए है और NUCFDC अर्बन के लिए। यूपीआई में अब सिर्फ असली बैंकिंग नाम दिखेगा, निकनेम नहीं। डिजिटल पेमेंट में 2 फैक्टर जरूरी हैं और एक डायनामिक होना चाहिए। नए यूपीआई यूजर के लिए पहले 24 घंटे में लिमिट 5,000 है।
अगले सवाल में हम यूपीआई मार्केट शेयर कैप की नई डेडलाइन को देखेंगे। यूपीआई मार्केट शेयर कैप की डेडलाइन फिर बढ़ गई है। यह तारीख याद रखना जरूरी है। With reference to the UPI market share cap policy discussed in February 2026 updates, consider the following statements. 1. The NPCI extended the deadline for third-party application providers, TPAPs, to comply with the 30% market share cap to 31st December 2026. 2. The cap mandates that no single UPI app, like Google Pay or PhonePe, can process more than 30% of the total UPI transaction volume. 3. The policy was originally intended to be enforced in 2021 but has been deferred multiple times to avoid disrupting the digital payments ecosystem. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। यूपीआई इकोसिस्टम में दो बड़े खिलाड़ी हैं, फोनपे और गूगल पे। इनका मार्केट शेयर 80% से भी ज्यादा है। एनपीसीआई को डर है कि अगर कभी इनका सिस्टम फेल हुआ तो पूरा देश ठप पड़ जाएगा। इसलिए 30% का कैप लाया गया था। लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। अगर आज ही इसे लागू कर दिया जाए तो करोड़ों ट्रांजैक्शंस फेल हो जाएंगे। इसलिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। स्टेटमेंट 2 में 30% का रूल बिल्कुल सही है। यह वॉल्यूम पर आधारित है, वैल्यू पर नहीं। स्टेटमेंट 3 भी सही है। यह डेडलाइन पहले भी कई बार बढ़ चुकी है। इसका मकसद है पेटीएम और अमेज़न पे जैसे दूसरे प्लेयर्स को ग्रो करने का मौका देना। एग्जाम में डेडलाइन और परसेंटेज दोनों पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिए 30% कैप और नई डेट है दिसंबर 2026। अगले सवाल में हम एनबीएफसी के डी रजिस्ट्रेशन के नियमों को समझेंगे। छोटी एनबीएफसी कंपनियों के लिए आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। थ्रेशोल्ड लिमिट पर ध्यान दें। With reference to the draft directions released by the Reserve Bank of India on 11 February 2026 regarding the registration of private NBFCs, consider the following statements regarding eligibility. 1. The RBI proposed to exempt Type I NBFCs from mandatory registration if they do not access public funds and have no customer interface. 2. To qualify for this registration, the NBFC must have an asset size of less than rupees 1,000 crore. 3. Entities with an asset size of rupees 1,000 crore or more must continue to remain registered as Type I NBFCs, even if they do not hold public funds. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। आरबीआई का फोकस अब बड़े रिस्क पर है, छोटे प्लेयर्स पर नहीं। टाइप 1 एनबीएफसी वो होती हैं जो ना तो पब्लिक से पैसा लेती हैं और ना ही कस्टमर से डील करती हैं। यह सिर्फ अपनी ही ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। अब आरबीआई ने कहा है कि अगर इनका एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम है तो इन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है। लेकिन अगर एसेट साइज 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो रिस्क बढ़ जाता है। ऐसी बड़ी कंपनियों को रजिस्टर रहना ही होगा, चाहे वो पब्लिक फंड्स ना लें। एग्जाम में यह 1,000 करोड़ का फिगर क्रिटिकल है।
पहले यह लिमिट अलग थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिए, नो पब्लिक फंड्स, नो कस्टमर इंटरफेस और एसेट लेस देन 1000 करोड़। अगर यह 3 शर्तें पूरी है तो रजिस्ट्रेशन से छूट मिल जाएगी। अगले सवाल में हम डीपफेक्स और सोशल मीडिया के नए आईटी रूल्स पर बात करेंगे। डीपफेक्स को रोकने के लिए सरकार ने टाइमलाइन घटा दी है। यह बहुत सख्त नियम है। With reference to the amendments to the Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, Rules, 2021, notified by the Union Government on 11th February 2026, consider the following statements. 1. The amendments define synthetically generated information, SGI, as audiovisual content created or altered using a computer resource that appears authentic but is artificially generated. 2. The rules mandate that intermediaries must remove non-consensual intimate imagery deepfakes within 2 hours of receiving a complaint, reduced from 24 hours. 3. The amendments are scheduled to come into effect from 20th February 2026. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। डीपफेक्स आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। इसे लीगल टर्म में सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन या एसजीआई कहा गया है। सरकार ने आईटी रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। पहले सोशल मीडिया कंपनीज के पास 24 घंटे का समय होता था किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए, लेकिन अब अगर मामला डीपफेक या इंटिमेट इमेजरी का है तो उसे सिर्फ 2 घंटे के अंदर हटाना होगा। यह टाइमलाइन बहुत एग्रेसिव है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर लीगल एक्शन हो सकता है। यह नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। एग्जाम में अक्सर यह टाइम लिमिट पूछी जाती है। 24 घंटे अब पुरानी बात हो गई है। अब याद रखिए 2 घंटे। यह डिजिटल सेफ्टी के लिए एक गेम चेंजर है। अगले सवाल में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के नए टारगेट 2047 को देखेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन 2.0 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार है। नॉर्थ ईस्ट पर खास फोकस है। With reference to the high-level meeting chaired by the Secretary, Department of Financial Services, DFS, on 11th February 2026, to prepare the roadmap for Financial Inclusion 2.0, consider the following statements. 1. The meeting set a strategic goal to achieve insurance and pension for all citizens by the year 2047. 2. The Secretary emphasized ensuring the presence of at least one bank branch in each subdivision of the northeastern region. 3. The roadmap focuses exclusively on public sector banks and excludes private fintech companies from the pension saturation drive. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। डीएफएस सेक्रेटरी की मीटिंग में एक बड़ा गोल सेट किया गया है। 2047 तक हर नागरिक के पास इंश्योरेंस और पेंशन होनी चाहिए। यह यूनिवर्सल कवरेज का टारगेट है। स्टेटमेंट 2 में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र है।
वहां बैंकिंग पहुंच अभी भी कम है। इसलिए हर सब डिवीजन में कम से कम एक फिजिकल बैंक ब्रांच खोलने का निर्देश दिया गया है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3। यह कहता है कि प्राइवेट फिनटेक को बाहर रखा गया है। यह गलत है। आजकल पेंशन और इंश्योरेंस बेचने में फिनटेक का रोल बहुत बड़ा है। सरकार जानती है कि बिना डिजिटल प्लेयर्स के यह टारगेट पूरा नहीं होगा। इसलिए यह एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है। एग्जाम में याद रखिए कि इंक्लूजन का मतलब सिर्फ खाता खोलना नहीं है, बल्कि सोशल सिक्योरिटी देना भी है। अगले सवाल में हम जीडीपी और सीपीआई के बेस ईयर में हुए बदलाव को समझेंगे। इकॉनमी का बेस ईयर बदल गया है। यह डेटा अगले 10 साल तक एग्जाम में आएगा। With reference to the comprehensive exercise for the revision of base years announced by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MoSPI, on 11th February 2026, consider the following statements regarding the new base years. 1. The new base year for the Gross Domestic Product, GDP, has been finalized as 2022-23. 2. The new base year for the Index of Industrial Production, IIP, has been aligned with the GDP base year of 2022-23. 3. The base year for the Consumer Price Index, CPI, has been revised to 2024 to reflect recent consumption patterns. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। बेस ईयर वो साल होता है जिससे हम आज की महंगाई और ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। पुराना बेस ईयर 2011-12 था, जो बहुत पुराना हो चुका था। अब मोस्पी ने इसे अपडेट कर दिया है। जीडीपी और आईआईपी के लिए नया बेस ईयर है 2022-23। यह इसलिए चुना गया क्योंकि यह कोविड के बाद का नॉर्मल साल है। लेकिन सीपीआई यानी महंगाई के इंडेक्स के लिए बेस ईयर 2024 रखा गया है। इसका कारण है हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे जो 23-24 में हुआ था। एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर जीडीपी और सीपीआई के बेस ईयर को मिक्स कर देते हैं। याद रखिए, जीडीपी के लिए 22-23 है और सीपीआई के लिए 24 है। यह बदलाव इसलिए जरूरी था ताकि डिजिटल इकोनॉमी और बदलते खर्चों को सही से नापा जा सके। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। यूपीआई मार्केट कैप की डेडलाइन अब 31 दिसंबर 2026 है। 1000 करोड़ से कम एसेट वाली टाइप 1 एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन से छूट है। डीपफेक्स को अब 24 नहीं बल्कि सिर्फ 2 घंटे में हटाना होगा। 2047 तक हर नागरिक के लिए इंश्योरेंस और पेंशन का लक्ष्य है। जीडीपी का नया बेस ईयर 22-23 है और सीपीआई का 24। अगले सवाल में हम इकोनॉमिक सर्वे के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा पॉइंट्स एग्जाम की जान होते हैं, इसे मिस मत करना। With reference to the Economic Survey 2025-26 highlights discussed in the context of the budget session on 11th February 2026, consider the following statements. 1. The survey projects India's real GDP growth for FY 2026-27 to be in the range of 6.8% to 7.2%. 2. It highlights that India's foreign exchange reserves reached a historic high of $701.4 billion in January 2026. 3. The survey notes that the service sector's share in the gross value added, GVA, has declined to below 50%. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2.
Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 and 2। इकोनॉमिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड होता है। इस साल के सर्वे ने अगले वित्त वर्ष यानी 26-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8 से 7.2% के बीच लगाया है। यह बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। स्टेटमेंट 2 फॉरेक्स रिजर्व के बारे में है। जनवरी 2026 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह बाहरी झटकों से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3। यह कहता है कि सर्विस सेक्टर का शेयर 50% से कम हो गया है। यह सरासर गलत है। सर्विस सेक्टर अभी भी हमारी इकोनॉमी का इंजन है और इसका शेयर 50% से काफी ऊपर यानी लगभग 53% है। एग्जाम में सेक्टोरल शेयर अक्सर पूछा जाता है। एग्रीकल्चर सबसे कम और सर्विस सबसे ज्यादा। यह ट्रेंड अभी भी बरकरार है। सर्वे का कहना है कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा। अगले सवाल में हम किसानों के लिए लॉन्च हुए नए एआई टूल को देखेंगे। भारत विस्तार एग्री टेक में एक नई क्रांति है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। With reference to the new digital initiative, Bharat Vistar, announced by the Union Government in February 2026, consider the following statements. 1. It is a multilingual artificial intelligence (AI) tool designed to integrate the AgriStack portals with agricultural research data. 2. The acronym VISTAR stands for Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources. 3. The initiative aims to provide customized advisory support to farmers by consolidating data from the Farmer Registry and Crop Zone Registry. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 and 3। भारत विस्तार सरकार का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है लैब टू लैंड गैप को खत्म करना, यानी जो रिसर्च लैब में हो रही है वो किसान के खेत तक पहुंचे। यह एक एआई बेस्ड टूल है जो कई भाषाओं में काम करेगा। इसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। यह नाम एग्जाम के लिए रट लीजिए। यह सिस्टम एग्रीस्टैक के डेटा को यूज करेगा। एग्रीस्टैक में किसान की जमीन और फसल की जानकारी होती है। एआई इस डेटा को एनालाइज करके किसान को बताएगा कि उसे कब बुवाई करनी है या कौन सी खाद डालनी है। यह एडवाइजरी जेनरिक नहीं बल्कि कस्टमाइज्ड होगी, मतलब हर किसान के लिए अलग सलाह। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और रिस्क कम होगा। टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का यह संगम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का हिस्सा है। अगले सवाल में हम नीति आयोग के नेट जीरो प्लान और कोयले के भविष्य को समझेंगे। विकसित भारत और नेट जीरो क्या एक साथ मुमकिन है? नीति आयोग का जवाब सुनिए। With reference to the integrated study, Scenarios Towards Viksit Bharat and Net Zero, released by Niti Aayog on 11 February 2026, consider the following statements. 1. The study concludes that India can achieve the Viksit Bharat status by 2047 while simultaneously remaining on track to meet the net zero emissions target by 2070. 2. The report projects that India's coal consumption will begin to decline immediately from 2026 to meet climate goals. 3.
The study utilized general equilibrium model to assess the macroeconomic implications of the transition on GDP and employment. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ओनली 1 एंड 3। नीति आयोग ने एक बहुत बड़ी स्टडी रिलीज की है। सवाल यह था कि क्या हम अमीर देश बनने के साथ साथ पर्यावरण भी बचा सकते हैं। रिपोर्ट का जवाब है हाँ। 2047 तक विकसित भारत और 70 तक नेट जीरो दोनों पॉसिबल है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि कोयले का यूज अभी से कम हो जाएगा। यह प्रैक्टिकल नहीं है। हमारी एनर्जी नीड्स इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी अभी पूरी डिमांड नहीं पूरी कर सकती। इसलिए रिपोर्ट कहती है कि 2047 तक कोयले का यूज बढ़ता रहेगा और उसके बाद घटना शुरू होगा। एग्जाम में इमीडिएट डिक्लाइन वाले ऑप्शन से सावधान रहें। स्टेटमेंट 3 सही है। इस स्टडी में जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल का यूज किया गया है। यह इकोनॉमिक्स का एक टूल है जो बताता है कि एक बदलाव का असर पूरी इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा। इससे पता चलता है कि ग्रीन ट्रांजिशन से जीडीपी पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगले सवाल में हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए नीति आयोग की सिफारिशें देखेंगे। प्राइवेट गाड़ियों पर कैप लगाने का प्रस्ताव बहुत चर्चा में है। लिमिट याद रखिए। With reference to the Niti Aayog report on the long-term evolution of India's transport sector, released on 11th February 2026, consider the following statements. 1. The report projects that by 2070, vehicles powered by electricity, biofuels, and hydrogen could meet almost 90% of the country's mobility demand. 2. It suggests a policy target to limit private vehicle ownership to a maximum of 200 vehicles per 1,000 citizens. 3. The report recommends hydrogen as the primary fuel for two-wheelers and three-wheelers. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है। नीति आयोग का विजन है कि 70 तक 90% गाड़ियां क्लीन फ्यूल पर चलें। इसमें ईवी, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन शामिल हैं। स्टेटमेंट 2 में एक बहुत बोल्ड सजेशन है। ट्रैफिक और पोल्यूशन को कम करने के लिए प्राइवेट ओनरशिप को लिमिट करना होगा। रिपोर्ट कहती है कि प्रति 1000 लोगों पर 200 से ज्यादा निजी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होना चाहिए। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3। यह कहता है कि टू व्हीलर हाइड्रोजन से चलेंगे। यह गलत है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी महंगी और भारी होती है, जो ट्रकों या जहाजों के लिए ठीक है, लेकिन स्कूटर और रिक्शा के लिए बैटरी यानी इलेक्ट्रिक ही बेस्ट ऑप्शन है। एग्जाम में फ्यूल मिक्स पर सवाल आ सकता है। याद रखिए, छोटा वाहन मतलब इलेक्ट्रिक और बड़ा वाहन मतलब हाइड्रोजन। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने अगले साल के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% बताई है। भारत विस्तार किसानों के लिए एक एआई टूल है जो एग्रीस्टैक से जुड़ा है। कोयले की खपत 2047 तक बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी। 70 तक 90% ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्यूल पर शिफ्ट हो जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों की ओनरशिप को प्रति 1000 लोगों पर 200 तक सीमित करने का सुझाव है।
अगले सवाल में हम बिल्डिंग सेक्टर और एसी की बढ़ती डिमांड पर बात करेंगे। बिल्डिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी क्यों जरूरी है? यह डेटा आपको चौंका देगा। With reference to the report, Sectoral Insights, Buildings released as part of the Niti Aayog study on 11th February 2026, consider the following statements. 1. The report highlights that approximately 86% of the building floor space that India will have in 2070 is yet to be constructed. 2. It projects that ownership of air conditioners, ACs, in India will increase to over 80% by 2070. 3. The report recommends mandatory use of district cooling systems for all rural housing projects by 2030. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। यह सवाल अर्बनाइजेशन की रफ्तार को दिखाता है। रिपोर्ट कहती है कि 2070 में जितनी बिल्डिंग्स भारत में होंगी उनमें से 86% अभी बनी ही नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास अभी भी मौका है उन्हें ग्रीन और एफिशिएंट बनाने का। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 एसी के बारे में है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और इनकम बढ़ रही है, एसी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। 70 तक 80% घरों में एसी होगा। इससे बिजली की खपत बहुत बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट 3 कहता है कि रूरल हाउसिंग में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम लगाना चाहिए। यह प्रैक्टिकल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या घनी आबादी वाले शहरों के लिए होता है, जहां एक ही प्लांट से सबको ठंडक दी जाती है। गांव में अलग अलग घरों के लिए यह मॉडल सही नहीं है। इसलिए एग्जाम में टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन को मैच करना जरूरी है। नेट जीरो का खर्चा कितना है और पैसा कहां से आएगा? यह फिगर बहुत बड़ा है। With reference to the report on financing needs for net zero, released by Niti Aayog on 11th February 2026, consider the following statements. 1. The report estimates that India requires a cumulative investment of approximately $22.7 trillion by 2070 to achieve net zero. 2. It identifies a financing gap of roughly $6.5 trillion that will need to be bridged through external sources. 3. The report suggests that domestic banks alone can fully fund this transition without any need for foreign capital. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ओनली 1 एंड 2। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए। नीति आयोग ने पहली बार इसका एक ठोस अनुमान लगाया है। 2070 तक नेट जीरो बनने के लिए भारत को $22.7 ट्रिलियन की जरूरत है। यह रकम इतनी बड़ी है कि हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स कम पड़ जाएंगी। स्टेटमेंट 2 में गैप की बात है। रिपोर्ट कहती है कि $6.5 ट्रिलियन का गैप है जिसे हमें बाहर से लाना होगा। स्टेटमेंट 3 कहता है कि हमारे बैंक अकेले यह कर सकते हैं। यह गलत है। हमारे बैंकों के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को फंड कर सकें। इसलिए हमें फॉरेन कैपिटल और ग्लोबल क्लाइमेट फंड्स की सख्त जरूरत है। एग्जाम में यह सवाल आ सकता है कि क्या भारत आत्मनिर्भर होकर नेट जीरो बन सकता है? जवाब है नहीं। फाइनेंस के मामले में हमें ग्लोबल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए।
अगले सवाल में हम कचरे से ऊर्जा बनाने की नई तकनीक और टारगेट्स को देखेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट का टारगेट 2047 के लिए सेट हो गया है। टेक्नोलॉजी का नाम याद रखिए। With reference to the Sectoral Insights Waste report released by Niti Aayog on 11th February 2026, consider the following statements. 1. The report sets a target of achieving 100% door-to-door solid waste collection by the year 2047. 2. It emphasizes the treatment of 100% of collected wastewater by 2047 to support circular urban economies. 3. The report identifies biomethanation as a key technology for transforming organic waste into energy. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। वेस्ट मैनेजमेंट अब सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं बल्कि रिसोर्स रिकवरी का मामला है। नीति आयोग का विजन है कि 2047 तक हर घर से कचरा उठाया जाए, यानी 100% कलेक्शन। लेकिन कचरा उठाकर डंपिंग ग्राउंड में फेंकना काफी नहीं है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि 100% वेस्ट वाटर को ट्रीट करना होगा। आजकल हम गंदे पानी को नदियों में बहा देते हैं, जो बहुत गलत है। इसे ट्रीट करके दोबारा यूज करना होगा। स्टेटमेंट 3 में बायोमेथनेशन की बात है। यह वो टेक्नोलॉजी है जिससे गीले कचरे से बायोगैस या सीएनजी बनाई जाती है। यह वेस्ट टू एनर्जी का बेस्ट उदाहरण है। एग्जाम में अक्सर टेक्नोलॉजी का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिए, बायोमेथनेशन ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए और 100% ट्रीटमेंट लिक्विड वेस्ट के लिए। यह सर्कुलर इकोनॉमी का आधार है। अगले सवाल में हम ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली भारतीय महिला के बारे में जानेंगे। एक भारतीय टीचर को मिला है दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन अवार्ड। नाम और काम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। With reference to the Global Teacher Prize 2026 awarded during the World Government Summit, consider the following statements. 1. The prize was awarded to Rubal Nagi, a teacher and social worker from India. 2. She was recognized for her Misal Mumbai initiative which transforms slums through art and education. 3. The award carries a cash prize of $1 million and was presented by the Crown Prince of Dubai. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। यह भारत के लिए गर्व की बात है। रूबल नागी जो एक आर्ट टीचर और सोशल वर्कर हैं, उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से नवाजा गया है। यह अवार्ड दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान दिया गया। उनका इनिशिएटिव है मिसाल मुंबई। इसमें वो स्लम एरियाज में जाकर बच्चों को पेंटिंग और आर्ट के जरिए पढ़ाती हैं। उन्होंने गंदी दीवारों को कैनवस बना दिया है, जिससे बच्चों में सीखने की ललक जागी है। इस अवार्ड की इनामी राशि $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए है। एग्जाम में विनर का नाम और उनके प्रोजेक्ट का नाम जरूर पूछा जाएगा। मिसाल मुंबई सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, अब यह पूरे भारत में फैल चुका है। यह दिखाता है कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे भी हो सकती है। अगले सवाल में हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की थीम को देखेंगे।
साइंस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यूनेस्को का यह इवेंट बहुत खास है। With reference to the International Day of Women and Girls in Science, observed on 11th February 2026, consider the following statements. 1. The global theme for the year 2026 was Synergizing AI, Social Science, STEM and Finance, Building Inclusive Futures for Women and Girls. 2. The day was established by the United Nations General Assembly in 2015 to promote full and equal access to science for women and girls. 3. UNESCO organized a hybrid event at its Paris headquarters under the subtheme, From Vision to Impact, Redefining STEM by Closing the Gender Gap. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑल 1, 2 एंड 3। 11 फरवरी को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। इस साल की थीम बहुत मॉडर्न है। इसमें एआई, सोशल साइंस, स्टेम और फाइनेंस को जोड़ने की बात कही गई है। पहले सिर्फ साइंस की बात होती थी, अब एआई और फाइनेंस भी जुड़ गए हैं। स्टेटमेंट 2 सही है। यह दिन 2015 में यूएन ने शुरू किया था ताकि जेंडर गैप को खत्म किया जा सके। स्टेटमेंट 3 में यूनेस्को के इवेंट का जिक्र है। पेरिस में एक बड़ा हाइब्रिड इवेंट हुआ जिसका फोकस था विजन टू इम्पैक्ट, यानी सिर्फ बातें नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव दिखना चाहिए। एग्जाम में डे और थीम का कॉम्बिनेशन हमेशा आता है। 11 फरवरी और सिनर्जाइजिंग एआई, यह कीवर्ड्स याद रखिए। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 24 करंट अफेयर्स। हमने आरबीआई के नए रूल से लेकर नीति आयोग के विजन 2047 तक सब कुछ कवर किया। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछें। अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।